हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर के एक विषय प्रिंसिपल ऑफ सीड टेक्नोलॉजी एजी 403 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, लगभग 1 घंटे का क्लास रहेगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, इसमें बहुत सारा आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जाएगा। लगभग 25 से 30 नंबर यदि आप लोग इस वीडियो को देख लेंगे तो आप लोग एग्जाम में ला सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, एक बार वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो कोई पॉइंट छूट जाएगा तो समझ में नहीं आएगा। और वीडियो अच्छा लगे आप लोगों को तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों का शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन बताऊंगा, 20 से 25 शॉर्ट क्वेश्चन बताऊंगा, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। तो शॉर्ट क्वेश्चन में हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह है बीज प्रौद्योगिकी, सीड टेक्नोलॉजी क्या होता है। सीड टेक्नोलॉजी क्या होता है आप लोगों को मैंने कल बताया था, सीड टेक्नोलॉजी क्या होता है। तो कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें उन्नत और उच्च गुणवत्ता वाले संपन्न बीजों के उत्पादन, संसाधन, भंडारण, परीक्षण व वितरण आदि का अध्ययन किया जाता है, उसे सीड टेक्नोलॉजी कहते हैं। ठीक है, सीड टेक्नोलॉजी क्या होता है। तो सीड टेक्नोलॉजी यदि आपसे किसी ने पूछ लिया बीज बीज प्रौद्योगिकी, ठीक है, तो क्या बताएंगे। मान लीजिए कोई सीड है, ठीक है, इस सीड के उन्नत और उच्च गुणवत्ता वाले संपन्न बीज का उत्पादन हम लोग कैसे करेंगे उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसका संसाधन कैसे करेंगे, इसका भंडारण कैसे करेंगे, कितने प्रतिशत नमी पे करेंगे, इसका परीक्षण कौन कौन सा करेंगे, कैसे करेंगे, और इसका वितरण कैसे करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे। इन सभी बारे में जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो इसी विज्ञान को बोला जाता है सीड टेक्नोलॉजी। ठीक है, या तो आप लोग कह सकते हैं सीड टेक्नोलॉजी एक विज्ञान है। सीड टेक्नोलॉजी क्या है, एक विज्ञान है जिसमें उन्नत और उच्च गुणवत्ता वाले संपन्न बीजों के उत्पादन, संसाधन, भंडारण, परीक्षण और वितरण आदि के बारे में अध्ययन कराया जाता है। ठीक है, सीड टेक्नोलॉजी क्या होता है आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। अब देखेंगे सीड क्या होता है। सीड टेक्नोलॉजी तो देख लिया, अब देखेंगे सीड क्या होता है। तो हमें पहले सीड ही बताना चाहिए था। तो सीड क्या होता है, देखिए सीड को दो परिभाषा में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, सीड की दो परिभाषा होती है, एक होती है एग्रोनॉमिकल परिभाषा, एक होती है वानस्पतिक परिभाषा। एग्रोनॉमिकल डिफिनेशन और बोटेनिकल डिफिनेशन। एग्रोनॉमिकल डिफिनेशन बोलता है कि फसल का कोई भी जीव या पौधे का कोई भी सजीव अंग जो नई फसल उगाने के काम में आता है उसे बीज कहते हैं। एग्रोनॉमिकल डिफिनेशन बोलता है कि जैसे ये पौधा है, ठीक है, इस पौधे का कोई भी सजीव जीव, जैसे मान लीजिए इसका यह डंठल है, ठीक है, इस डंठल को काट कर इसकी उत्पादन करेंगे, यदि इससे नया पौधा उग जाएगा तो इसी पौधे को बीज कर देंगे। तो क्या बोला है कि एग्रोनॉमिकल डेफिनेशन बोलता है कि पौधे का कोई भी सजीव अंग जो नई फसल उगाने के काम में आता है उसे बीज कहते हैं, या फसल का कोई अंग जो जो नई फसल उगाने के काम में आता है उसे बीज कहते हैं। दूसरा है बोटेनिकल डेफिनेशन। तो बोटेनिकल डेफिनेशन क्या कहता है, बोटेनिकल डेफिनेशन कहता है कि बीज एक निषेचित बीजांड है। बीज क्या है, बीज एक निषेचित बीजांड है। निषेचित बीजांड मतलब निषेचन करने वाला बीजांड है। ठीक है, जो निषेचन कर सकता है, निषेचन करने की क्षमता जिसके अंदर होती है। तो बीज एक निषेचित बीजांड है जिसमें साबुत भ्रूण पाया जाता है। ठीक है, संग्रहित भोजन और बीज कोट पाया जाता है। निषेचित बीजांड बीज एक निषेचित बीजांड है जिसमें साबुत भ्रूण, संग्रहित भोजन व बीज कोट पाया जाता है जो उन्नत और उच्च गुणवत्ता वाले पौधे का उत्पादन करता है। ठीक है, समझ गए होंगे बोटेनिकल डेफिनेशन और एग्रोनॉमिकल डेफिनेशन। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, देखेंगे कि बीज और अनाज में क्या अंतर है, सीड और ग्रेन में अंतर क्या देखेंगे। सीड एंड ग्रेन में अंतर, सीड एंड ग्रेन, इन दोनों में अंतर देखेंगे। ठीक है, बीज और अनाज में अंतर। तो बीज जो होता है वह प्रसार के लिए उपयोग किए जाने वाला कोई भी पौधे का भाग हो सकता है। ठीक है, बीज जो होता है, बीज प्रसार किए जाने वाला किसी भी पौधे का कोई भी भाग हो सकता है। अनाज जो होता है यह उपभोग के लिए उपयोग किया जाने वाला अनाज फसलों की अंतिम उपज होती है। तो यहाँ पर देखिए बीज में और अनाज में एक अंतर हम लोगों ने दिखा कि जो बीज होता है वह प्रसार के लिए उपयोग किया जाने वाला कोई भी पौधे का भाग होता है, और जो अनाज होता है यह उपभोग के लिए उपयोग की जाने वाली अनाज फसलों की अंतिम उपज होती है। उपभोग मतलब खाने के लिए। दूसरा पॉइंट देखेंगे
बीज कवकनाशी कीटनाशी से बीज को कवकनाशी कीटनाशी से उपचार किया जाता है। ठीक है, बीज उपचार किया जाता है कवकनाशी कीटनाशी आदि रसायनों से, लेकिन अनाज का कोई उपचार नहीं किया जाता। ठीक है, अगला पॉइंट है बीज में भ्रूण महत्वपूर्ण होता है। बीज में क्या होता है, जो भ्रूण होता है, भ्रूण महत्वपूर्ण होता है, तभी पौधे का उत्पादन होगा, पौधे का जर्मिनेशन होगा। तो बीज में भ्रूण महत्वपूर्ण होता है और पौधे में अनाज में भ्रूणपोष महत्वपूर्ण होता है। समझिएगा, दोनों में अंतर, थोड़ा थोड़ा अंतर है कि बीज में भ्रूण महत्वपूर्ण होता है और अनाज में भ्रूणपोष महत्वपूर्ण होता है। अगला पॉइंट है बीज आनुवांशिक शुद्धता तथा बीज में जो आनुवांशिक शुद्धता है वह जरूरी है। बीज में आनुवांशिक शुद्धता अवश्य होनी चाहिए, लेकिन अनाज में आनुवांशिक शुद्धता की कोई जरूरत नहीं है। तो हम लोगों ने ये देखा, थोड़ा सा 4 पॉइंट देखा अंतर, जिसमें पहला हम लोगों ने देखा कि जो बीज होता है प्रसार के लिए उपयोग किए जाने वाला पौधे का कोई भी भाग हो सकता है, और जो अनाज होता है यह उपभोग के लिए होता है और पौधे का अंतिम उत्पाद होता है। ठीक है, जो बीज होता है इसे कवकनाशी कीटनाशी से उपचारित किया जाता है, लेकिन अनाज को किसी भी चीज से उपचारित नहीं किया जाता है। बीज में भ्रूण महत्वपूर्ण होता है और अनाज में भ्रूणपोष महत्वपूर्ण होता है। बीज अनुवांशिक शुद्धता, बीज में अनुवांशिक शुद्धता होना चाहिए, लेकिन अनाज में अनुवांशिक शुद्धता की कोई जरूरत नहीं है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है भौतिक शुद्धता से आप क्या समझते हैं? भौतिक शुद्धता क्या होता है? तो भौतिक शुद्धता क्या होता है, आप लोग समझेंगे, भौतिक मतलब फिजिकल। तो जैसे मान लीजिए ये आपका बीज का ढेर है। ठीक है, इस बीज के ढेर में जैसे हम लोग बीज की जब हम लोग थ्रेसिंग करवाते हैं उसमें देखेंगे बीज के कुछ भूसा इसमें आ जाता है, कुछ दूसरी जगह से आए हुए बीज हैं वो सब भी इसमें आ जाते हैं। तो यही यही सबको निकालने की प्रक्रिया जो होती है वही भौतिक शुद्धता कहलाती है। भौतिक शुद्धता बीज नमूने में संबंधित फसल के बीजों के अतिरिक्त अन्य फसल, खरपतवार, आपत्तिजनक खरपतवार के बीज एवं अकई पदार्थ जैसे मिट्टी, लकड़ी, छिलका, कंकड़, कचरा आदि बीजों की शुद्धता का विश्लेषण होता है। ठीक है, भौतिक शुद्धता क्या होता है? भौतिक शुद्धता वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बीजों की अंदर से, या भौतिक शुद्धता यदि पूछा कि भौतिक शुद्धता क्या होता है तो आप लोग बता देंगे कि वह बीज जिसमें संबंधित बीज के अलावा या अतिरिक्त कोई अन्य बीज बीज या बीज का टुकड़ा, छिलका, कंकड़, कचरा आदि न हो उसे भौतिक शुद्धता कहते हैं। ठीक है, भौतिक शुद्धता समझ गए होंगे कि बीज में कचरा नहीं होना चाहिए, किसी का छिलका नहीं होना चाहिए, कोई घास नहीं होना चाहिए, कोई कंकड़ नहीं होना चाहिए, तो उसे बोलेंगे भौतिक शुद्धता। अब आनुवांशिक शुद्धता क्या होता है? भौतिक शुद्धता तो समझ गए, आनुवांशिक शुद्धता क्या होता है? तो आनुवांशिक शुद्धता, बीज की आनुवांशिक शुद्धता का तात्पर्य बीज के किस्म में निहित उन विशिष्ट लक्षणों से है जिनके कारण उस किस्म को पहचाना जाता है। ठीक है, जैसे किस्म का जीनी संरचना कौन कैसी है, पौधे की ऊंचाई कितनी है, रोग रोधिता और कीट रोधी गुण के बारे में, पादप तना और पत्तियों का आकार और प्रकार, पुष्प, ये सब दोस्तों आनुवांशिक शुद्धता के अंडर में आते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे आनुवांशिक शुद्धता और भौतिक शुद्धता। चलिए आगे चलते हैं, देखेंगे प्रजनक बीज क्या होता है, ब्रीडर सीड क्या होता है। इसे देखिए न्यूक्लियस सीड भी कहा जाता है, ब्रीडर सीड को। ठीक है, तो ऐसे शुद्ध बीज जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से पादप प्रजनक के देख रेख में उत्पादित किया जाता है उसे प्रजनक बीज कहते हैं। ऐसा बीज जिसे प्लांट ब्रीडर खुद तैयार करता है अपनी देख रेख में। ठीक है, जो प्लांट ब्रीडर होता है वह इसे खुद अपनी देख रेख में तैयार करता है, उस बीज को बोला जाता है ब्रीडर सीड या न्यूक्लियस सीड। ठीक है, यह केंद्रकी बीज की संतति होती है, यह न्यूक्लियस बीज की क्या होती है? न्यूक्लियस सीड की संतति होती है, प्रोजनी होती है। यह बीज भौतिक एवं आनुवांशिक रूप से 100% शुद्ध होती है। ब्रीडर सीड भौतिक और आनुवांशिक रूप से 100% शुद्ध होती है। ब्रीडर सीड जो होता है इसके थैले पर पीले रंग का टैग लगा हुआ होता है। तो समझ गए होंगे प्रजनक बीज। आगे देखेंगे जीएम क्रॉप क्या होता है, सॉरी जीएम क्रॉप। जीएम क्रॉप का पूरा नाम होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। तो पूरा नाम से ही पता चल जा रहा होगा कि इसमें कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड करके कुछ कोई क्रॉप बनाया गया होगा, उसी को बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। तो जीएम क्रॉप का पूरा नाम होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए किसी भी जीव या पौधे के जीन को अन्य पौधे में डालकर एक नई फसल प्रजाति विकसित करने की प्रक्रिया होती है। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियर जो होते हैं वह क्या करते हैं, वह किसी भी जीव या पौधे के जीन को एक में से उसमें से निकाल कर किसी अन्य पौधे में डालकर एक नई फसल प्रजाति विकसित करते हैं। इसी प्रक्रिया को जीएम क्रॉप बोला जाता है। ठीक है, फिर से समझिएगा, जीएम क्रॉप का पूरा नाम होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। ठीक है,
यह जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए किसी भी जीव या पौधे के जीन को अन्य पौधे में डालकर एक नई फसल प्रजाति विकसित करने की प्रक्रिया होती है। जीन को वैज्ञानिक तरीके से रूपांतरित करने को ही जीएम क्रॉप कहा जाता है। एक लाइन में यदि आप लोग को याद करना है तो जीन को वैज्ञानिक तरीके से रूपांतरित करने को ही जीएम क्रॉप कहा जाता है। इसका एक अच्छा उदाहरण है बीटी कपास। ठीक है, बीटी कपास, बीटी कपास जीएम क्रॉप है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है। तो समझ गए होंगे आप लोग कि जीएम क्रॉप क्या होता है। आगे देखेंगे टेट्राजोलियम परीक्षण क्या होता है। टेट्राजोलियम परीक्षण, तो टेट्राजोलियम क्लोराइड परीक्षण को जैव रासायनिक परीक्षण के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, टेट्राजोलियम क्लोराइड परीक्षण को जैव रासायनिक परीक्षण के रूप में भी जाना जाता है। इस परीक्षण का उपयोग बीज व्यवहार्यता के परीक्षण के लिए किया जाता है। ये जो टेट्राजोलियम परीक्षण होता है इसका यूज जो होता है बीज के व्यवहार्यता के परीक्षण के लिए किया जाता है कि बीज कैसा व्यवहार कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक समझिए आप लोग कि जो टेट्राजोलियम परीक्षण होता है इसे जैव रासायनिक परीक्षण, जैव रासायनिक परीक्षण, जैव रासायनिक परीक्षण के नाम से भी जाना जाता है, रूप में भी जाना जाता है। इस परीक्षण का उपयोग किस लिए किया जाता है? इस परीक्षण का उपयोग बीज के व्यवहार्यता के परीक्षण के लिए किया जाता है कि बीज जो है कैसा व्यवहार कर रहा है, उसके लिए इसका यूज किया जाता है। बीज व्यवहार्यता के संकेतक के रूप में बीजों में जीवन या चयापचय गतिविधि के संकेतों का पता लगाने के लिए टेट्राजोलियम परीक्षण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, बीज के व्यवहार्यता के संकेतक के रूप में कि बीज का व्यवहार जो कैसा संकेत दे रहा है उस संकेतक के रूप में बीजों में जीवन या मेटाबॉलिज्म गतिविधि के संकेत का पता लगाने के लिए टेट्राजोलियम का परीक्षण किया जाता है। ठीक है, अगला इसका उपयोग ठंड से होने वाली क्षति का पता लगाने, ताकत का अनुमान लगाने या बीजों की समस्याओं का निदान करने के लिए भी किया जाता है। टेट्राजोलियम परीक्षण का उपयोग ठंड से होने वाली क्षति का पता लगाने के लिए, ताकत का अनुमान लगाने के लिए, बीजों की समस्याओं का निदान करने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे जर्मिनेशन क्या होता है। जर्मिनेशन या अंकुरण, जर्मिनेशन या अंकुरण, तो अंकुरण मतलब क्या होता है? आप लोग को बना के लिखना होगा तो सब लिख देंगे, लेकिन क्या होता है अंकुरण एग्जैक्ट यदि बात करें तो अंकुरण उस क्रिया को कहते हैं जिसमें बीज जो होता है एक पौधे में परिवर्तित हो जाता है। अंकुरण उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें बीज एक पौध में बदलने लगता है। इसमें अंकुरण की क्रिया के समय एक छोटा सा पौधा बीज से निकलने लगता है। यह मुख्य रूप से तब होता है जब बीज को आवश्यक पदार्थ और वातावरण मिल जाता है। देखिए जो बीज होता है हम लोगों के घर में यदि इसको उसके अनुकूल वातावरण मिल जाएगा, उसको नमी मिल जाएगी, ठंडी हवा मिल जाएगी, धूप थोड़ा सा मिल जाएगा, तो क्या होगा इसका भी जर्मिनेशन हो जाएगा। लेकिन इसका जर्मिनेशन क्यों नहीं होता? क्योंकि इसको उचित वातावरण नहीं मिल पाता है। तो इसी बीज को ले जाकर जब हम लोग उचित वातावरण में डाल देते हैं तो इसमें से जर्मिनेशन हो जाता है। तो वही बोल रहा है कि अंकुरण उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें बीज एक पौधे में बदलने लगता है। इसमें अंकुरण की क्रिया के समय एक छोटा सा पौधा बीज से निकलने लगता है। यह मुख्य रूप से तब होता है जब बीज को आवश्यक पदार्थ और वातावरण मिल जाता है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। आगे देखेंगे DUS परीक्षण, DUS टेस्ट। तो ये DUS टेस्ट क्या होता है? आप लोगों ने GOT टेस्ट तो आप लोग मैंने बताया, लेकिन DUS टेस्ट भी मैंने बताया, लेकिन पहले बताया था, आप लोग को अभी तक याद नहीं होगा। तो DUS टेस्ट का पूरा नाम होता है डिस्टिंक्टनेस, यूनिफॉर्मिटी एंड स्टेबिलिटी टेस्ट। क्या होता है? तो DUS टेस्ट का पूरा नाम होता है डिस्टिंक्टनेस, यूनिफॉर्मिटी एंड स्टेबिलिटी टेस्ट। ठीक है, इस टेस्ट में होता क्या है? तो DUS परीक्षण यह निर्धारित करने का एक तरीका होता है कि क्या एक नई नस्ल की किस्म एक ही प्रजाति के भीतर मौजूदा किस्म से भिन्न है। ठीक है, DUS टेस्ट का यूज किस लिए किया जाता है? तो DUS टेस्ट का परीक्षण यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि एक क्या एक नई नस्ल की किस्म एक ही प्रजाति के भीतर मौजूदा किस्म से भिन्न है। ठीक है, DUS टेस्ट में पादप किस्म का भिन्नता, एक रूपता व अस्थायित्व के लिए परीक्षण किया जाता है ताकि इसे PPV प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी व FRACT तो फार्मर राइट एक्ट 2001 के अंतर्गत पंजीकृत कराया जा सके। ठीक है, तो DUS परीक्षण आप लोग समझ गए होंगे। DUS परीक्षण यह निर्धारित करने का एक तरीका होता है कि क्या एक नई फसली की किस्म एक ही प्रजाति के भीतर मौजूदा किस्म से भिन्न होती है। DUS टेस्ट में पादप किस्म का भिन्नता, एकरूपता, अस्थायित्व के लिए परीक्षण किया जाता है ताकि इसे PPV मतलब होता है प्लांट प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी
और FRA एक्ट, फार्मर राइट एक्ट 2001 के अंतर्गत पंजीकृत कराया जा सकता है बीज को। इसके लिए DUS परीक्षण किया जाता है। ठीक है, समझ गए होंगे DUS परीक्षण। आगे चलते हैं, देखेंगे सीड विएबिलिटी, बीज जीवन क्षमता क्या होती है। तो बीज जीवन क्षमता क्या होती है, कोई भी बीज है तो बीजों में जीवित रहने, बढ़ने तथा विकसित होने की क्षमता को ही बीज की जीवन क्षमता कहते हैं। किसी भी बीज में जीवित रहने, बढ़ने तथा विकसित होने की क्षमता को ही बीज जीवन क्षमता कहते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे बीज क्षमता क्या होता है। आगे देखेंगे बीज विपणन, सीड मार्केटिंग क्या होता है। तो मांग के अनुसार बीज का उत्पादन तथा आवश्यकता के आधार पर बीज का वितरण करने के लिए एक ऐसी व्यवस्था करना जिससे प्रत्येक किसान को आवश्यकता के अनुसार उच्च गुणवत्ता वाला संपन्न बीज उचित मूल्य पर मिल सके सुलभता से, तो उसी को बीज विपणन बोला जाता है। ठीक है, बीज विपणन का मतलब होता है कि मान लीजिए हम एक किसान है, ठीक है, हमने मांग किया कि मुझे 100 किलो गेहूं चाहिए कल्याण सोना वैरायटी की। ठीक है, कल्याण सोना वैरायटी की 100 किलो गेहूं चाहिए। तो बीज विपणन का मतलब यही होता है कि हमने 100 किलो मांग किया है, तो हमारे पास एक ऐसी व्यवस्था आए या ऐसा साधन हो जिससे हमारे मांगने के कुछ समय बाद ही हमको आकर ये बीज आसानी से, सुलभता से, उचित मूल्य पर मिल सके, जिसके लिए बीज विपणन का यूज किया जाता है। तो इसीलिए बोला जाता है इसे मांग के अनुसार बीज का उत्पादन तथा आवश्यकता के आधार पर बीज का वितरण करने के लिए एक ऐसी व्यवस्था करना जिससे प्रत्येक किसान को आवश्यकता के अनुसार, जैसे मुझे आवश्यकता पड़ी 100 किलो मांगने की, ऐसे ही प्रत्येक किसान को आवश्यकता के अनुसार उच्च गुणवत्ता वाले संपन्न बीज उचित मूल्य पर सुलभता से मिल सके। ठीक है, तो यही होता है बीज विपणन, सीड मार्केटिंग। आगे देखते हैं शुद्ध बीज क्या होता है। शुद्ध बीज क्या होता है, प्योर सीड। देखिए इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछता है प्योर सीड। तो इसे प्रजनक बीज भी कहते हैं, शुद्ध बीज को प्रजनक बीज भी कहते हैं, जिसकी अंकुरण क्षमता अधिक हो, कीट रोग का प्रकोप ना हो, साथ ही खरपतवार और जोखिमों से भी फसल पर बुरा प्रभाव ना पड़े, उसी को बोला जाता है शुद्ध बीज। ठीक है, हम कह सकते हैं हम प्रजनक बीज को शुद्ध बीज कहते हैं। तो ऐसे बीज जिनकी आनुवांशिक और भौतिक शुद्धता 100% हो उसे शुद्ध बीज कहते हैं, जिसकी अंकुरण क्षमता अधिक हो, कीट रोगों का प्रकोप ना हो, साथ ही खरपतवार और जोखिमों से भी फसल पर कोई बुरा प्रभाव न पड़े, उसे शुद्ध बीज कहते हैं। आगे देखेंगे बीज नमी या सीड मॉइस्चर। तो बीज नमी क्या होता है, तो बीज अंकुरण के लिए नमी एक प्राथमिक व महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि यह बीज में अंकुरण के लिए आवश्यक रासायनिक क्रियाओं की शुरुआत में भूमिका निभाती है। ठीक है, बीज में अंकुरण के लिए नमी एक प्रारंभिक और महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि यह बीज में अंकुरण के लिए आवश्यक रासायनिक क्रिया की शुरुआत में भूमिका निभाती है। ठीक है, तो यह हो गया बीज नमी। आगे देखेंगे ग्रो आउट टेस्ट। तो ग्रो आउट टेस्ट क्या होता है, आप लोग, मैंने कई बार बताया, फिर मैं बता रहा हूं। तो ये जो ग्रो आउट टेस्ट होता है, इस परीक्षण में परीक्षण नमूना और मानक नमूना को साथ साथ खेत में उगाया जाता है। ठीक है, मानक नमूना क्या होता है, मानक नमूना हमें सर्टिफिकेशन एजेंसी द्वारा दिया जाता है। मानक नमूना जो होता है उसकी यह बात फिक्स होती है कि यह इसका एग्जामिनेशन कितना % होगा। जैसे मान लीजिए देख दिया कि इसका एग्जामिनेशन 90% होगा, इसकी उत्पादन 80% होगी। ठीक है, इसका जेनेटिक प्योरिटी 90% है, फिजिकल प्योरिटी 96% है। तो इस प्रकार से हमें एक मानक नमूना दिया जाएगा जिसपे उसका मान लिखा रहेगा कि इसकी जर्मिनेशन कितना है। ठीक है, ये सब लिखा रहता है, इसीलिए उसको बोलते हैं मानक नमूना। तो ग्रो आउट टेस्ट में परीक्षण नमूना और मानक नमूना को साथ साथ एक खेत में उगाया जाता है। बीज अंकुरण से लेकर संपूर्ण परिपक्व अवस्था तक, संपूर्ण वृद्धि काल के दौरान वह कितना वृद्धि कर रहा है उसके दौरान दोनों के आकारिकीय मतलब शारीरिक लक्षणों की तुलना की जाती है। एक समान लक्षणों का प्रतिशत निकालकर आनुवांशिक शुद्धता की गणना करते हैं। ठीक है, तो यही था ग्रो आउट टेस्ट, समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है फील्ड टेस्ट, क्षेत्र परीक्षण क्या होता है। तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है फील्ड टेस्ट। फील्ड टेस्ट क्या होता है, तो किसी भी चीज का परीक्षण किसी कार्यालय या प्रयोगशाला के बजाय उस स्थान पर करना जहां उसका उपयोग किया जा रहा हो, तो उसी को फील्ड टेस्ट बोला जाता है। किसी नए उत्पाद के प्रदर्शन का उन परिस्थितियों में परीक्षण जिनमें इनका उपयोग किया जाए, तो उसी को बोला जाता है क्षेत्र परीक्षण। जैसे मान लीजिए कि आपको परीक्षण करना, क्षेत्र परीक्षण, जैसे हम लोग सीड टेक्नोलॉजी पढ़ ले, हमें मान लीजिए कि गेहूं के सीड का परीक्षण करना है। ठीक है, तो फील्ड टेस्ट वह टेस्ट होता है जिसमें
इस चीज की जो गेहूं का बीज है इसका परीक्षण हम किसी भी प्रयोगशाला में या किसी भी कार्यालय में जाकर नहीं करेंगे, बल्कि उसी स्थान पर करेंगे जहां इसका उपयोग करेंगे। तो उसी प्रक्रिया को बोला जाता है फील्ड टेस्ट। किसी चीज का परीक्षण या किसी बीज का परीक्षण किसी कार्यालय या प्रयोगशाला के बजाय उस स्थान पर करना जहां उसका यूज किया जा रहा हो, तो उसी को बोला जाता है क्षेत्र परीक्षण। समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, देखेंगे अगला क्वेश्चन है प्रमाणित बीज। प्रमाणित बीज क्या होता है, सर्टिफाइड सीड क्या होता है। तो जो सर्टिफाइड सीड होता है इसको आधार बीज से तैयार किया जाता है। ठीक है, सर्टिफाइड सीड को आधार बीज से तैयार किया जाता है। ये आधार बीज की संतति होती है। ठीक है, प्रमाणित बीज का उत्पादन बीज प्रमाणीकरण संस्था की देखरेख में किया जाता है। ठीक है, सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी के देखरेख में किया जाता है प्रमाणित बीज का उत्पादन। ये बीज भौतिक एवं आनुवांशिक रूप से शुद्ध होते हैं। प्रमाणित बीज भौतिक एवं आनुवांशिक रूप से शुद्ध होते हैं। तो यही था प्रमाणित बीज। प्रमाणित बीज समझ गए कि जो प्रमाणित बीज होता है या आधार बीज जो फाउंडेशन सीड होता है उसकी क्या होती है, संतति होती है, उसकी प्रोजनी होती है। प्रमाणित बीज का उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था की देखरेख में, सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी की देखरेख में किया जाता है। यह जो बीज होते हैं भौतिक एवं आनुवांशिक रूप से शुद्ध होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बीज प्रतिचयन। बीज प्रतिचयन क्या है, सीड सैंपलिंग। तो बीज प्रतिचयन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे एक बीज समूह या कई बीज समूहों से अच्छी गुणवत्ता वाले बीज का प्रतिचयन करना, जिसमें विभिन्न गुणवत्ता जैसे शुद्धता, नमी, अंकुरण शक्ति और अंकुरण शक्ति के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया को ही बीज समूह से अलग करना बीज प्रतिचयन कहलाता है। ठीक है, बीज प्रतिचयन क्या है, सीड सैंपलिंग क्या है। जैसे मान लीजिए कि यह आपके बीज का ढेर है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर 1,00,000 बीज हैं गेहूं के। इसमें से क्या करेंगे, 100 ग्राम बीज या 1,000 2,000 दाने मान लीजिए टेस्ट करने के लिए भेज दिया जाएगा। तो ये जो 2,000 दाने इस 1,00,000 बीज में से निकाले गए हैं, इसी को सैंपल बोला जाता है, इसी को सीड सैंपल बोला जाता है, इसी को नमूना बोला जाता है। ठीक है, इसके कई स्टेप होते हैं, कई मेथड होती हैं सैंपलिंग की। तो हम लोग को ज़्यादा विस्तार से नहीं पढ़ना, हम लोगों को सिर्फ जानना है कि होता क्या है सीड सैंपलिंग। तो सीड सैंपलिंग एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें बीज ढेरों में से कुछ बीजों को लेकर उसे नमूने के रूप में प्रयोग किया जाता है। उसी प्रक्रिया को बोला जाता है बीज प्रतिचयन या सीड सैंपलिंग। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है बीज उपचार, सीड ट्रीटमेंट। तो सीड ट्रीटमेंट क्या है अब, तो बीज उपचार एक प्रक्रिया है जिसमें पौधों को बीमारियों और कीटों से मुक्त रखने के लिए रसायन, जैव रसायन, ताप से उपचारित किया जाता है। ठीक है, तो बीज उपचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पौधों को बीमारियों और कीटों से मुक्त रखने के लिए रसायन, जैव रसायन या ताप से उपचारित किया जाता है। पोषक तत्व स्थिरीकरण हेतु जीवाणु कल्चर से भी उपचारित किया जाता है, उसे भी सीड ट्रीटमेंट ही बोला जाता है, बीज उपचार ही बोला जाता है। आगे अगला क्वेश्चन है बीज गुणवत्ता, सीड क्वालिटी क्या है। तो सीड क्वालिटी से तात्पर्य ऐसे बीज से है जिसमें गुड जर्मिनेशन, सीड विग्योर, उचित मॉइस्चर के साथ साथ फिजिकली और जेनेटिकली शुद्धता हो। ठीक है, शुद्ध बीज क्या है, बीज गुणवत्ता क्या है। तो बीज गुणवत्ता से तात्पर्य ऐसे बीज से होता है जिसमें अच्छी अंकुरण क्षमता हो। ठीक है, सीड विग्योर हो, बीज ओज हो, उचित मॉइस्चर के साथ फिजिकली और जेनेटिकली शुद्धता रखता हो, उसे बोलते हैं सीड क्वालिटी। या बोल सकते हैं उन्नत किस्म के बीज की अंकुरण क्षमता, बीज ओज, बीज स्वास्थ्य, बीज नमी, भौतिक शुद्धता व आनुवांशिक शुद्धता को सम्मिलित रूप से बीज की गुणवत्ता बोलते हैं। समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है सीड प्रोसेसिंग, बीज प्रसंस्करण। तो बीज प्रसंस्करण क्या होता है, तो बीज ढेर में से अशुद्धियों को पृथक करने तथा विपणन के लिए बीज तैयार करने की प्रक्रिया को ही बीज संसाधन या सीड प्रोसेसिंग बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला है कि बीज का ढेर में से अशुद्धि जो है उसको पृथक करना, उसको निकालना और विपणन के लिए बीज को तैयार करने की प्रक्रिया को ही बीज संसाधन बोलते हैं। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन है मेल स्टेरिलिटी, नर बंधता। नर बंधता क्या होता है, तो जब किसी पौधे का परागकण निर्जीव तथा निष्क्रिय होता है तथा मादा युग्मक सजीव एवं सक्रिय होता है, तो उसी प्रक्रिया को मेल स्टेरिलिटी या नर बंधता बोला जाता है। ठीक है, जब किसी पौधे का परागकण जो है वह निर्जीव रहेगा, निष्क्रिय रहेगा, लेकिन उसी पौधे का मादा युग्मक सजीव सक्रिय रहेगा, तो उसी प्रक्रिया को मेल स्टेरिलिटी या नर बंधता बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है पृथक्करण दूरी, आइसोलेशन डिस्टेंस। तो आइसोलेशन डिस्टेंस क्या होता है, तो आइसोलेशन का सामान्य अर्थ होता है अलग रखना। क्या होता है सामान्य अर्थ,
आइसोलेशन का अलग रखना, और डिस्टेंस का अर्थ होता है उचित दूरी से। अर्थात हम कह सकते हैं आइसोलेशन डिस्टेंस का मतलब होता है उचित दूरी पे अलग रखना। ठीक है, यह प्रोसेस तब किया जाता है जब सीड प्रोडक्शन किया जा रहा हो। ठीक है, जब हम किसी भी चीज का सीड प्रोडक्शन करेंगे तो वहां पर पृथक्करण दूरी रखी जाती है, आइसोलेशन डिस्टेंस रखा जाता हो। इसको रखने से जो सीड होते हैं वह एक दूसरे से जेनेटिकली इम्प्योरिटी नहीं कर पाते, जेनेटिकली आपस में मिल नहीं पाते। ठीक है, इससे क्रॉप से जेनेटिकली इम्प्योरिटी को बचाने के लिए, क्रॉस पॉलिनेशन न हो पाए इसके लिए उचित डिस्टेंस करके अदर स्पाइसेस से सीड क्रॉप को अलग रखा जाता है। इसी प्रक्रिया को आइसोलेशन डिस्टेंस बोला जाता है। जैसे गेहूं में यदि हम लोग सीड का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसमें कम से कम 3 मीटर की डिस्टेंस रखेंगे, लेकिन यदि गेहूं में एक रोग लगता है अनावृत कंडुआ रोग, जिससे बचने के लिए 150 मीटर तक की दूरी तक रखा जाता है। ठीक है, तो यही होता है आइसोलेशन डिस्टेंस की। आइसोलेशन का मतलब होता है क्या, अलग रखना। ठीक, डिस्टेंस का मतलब होता है उचित दूरी से, आइसोलेशन डिस्टेंस का मतलब होता है उचित दूरी पर अलग रखना। यह कब किया था, यह तब किया था जब हम लोग सीड का प्रोडक्शन कर रहा हूँ, बीज का उत्पादन कर रहा हूँ। ठीक है, इसको करने से बीज में जेनेटिकली इम्प्योरिटी नहीं होती है, क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। आगे देखेंगे इन ब्रीडिंग, अंतः प्रजनन क्या होता है। तो जनन की वह क्रिया जिसमें कोई बीज अपने स्वयं या समान जीन रूपी जीवों से प्राप्त युग्मकों के संयोग से पैदा होता है, इस प्रक्रिया को इन ब्रीडिंग बोला जाता है। ठीक है, इन ब्रीडिंग क्या है, तो इन ब्रीडिंग जनन की वह क्रिया है जिसमें कोई बीज अपने स्वयं या समान जीन रूपी जीवों से प्राप्त युग्मकों के संयोग से पैदा होता है, इसी क्रिया को इनब्रीडिंग बोला जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, ऑफिशियल सैंपल, अधिकृत नमूना। ऑफिशियल सैंपल क्या होता है आप लोगों को बताना है, और कल मैंने आप लोगों को बताया था प्रमाणित नमूना, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे अधिकृत नमूना, और प्रमाणित नमूना भी आप लोगों को मैं बताऊंगा इसी वीडियो में। तो अधिकृत नमूना क्या होता है, ऑफिशियल सैंपल, तो बीज नियंत्रण अधिकारी और कानून परिपालक के द्वारा लिए गए नमूने जो राज्य बीज परीक्षण प्रयोगशाला में शुद्धता, अंकुरण आदि की जांच के लिए इस आशय से भेजे जाते हैं कि संबंधित बीज मानकों के अनुरूप है या नहीं, तो इसी को ऑफिशियल सैंपल बोला जाता है। ठीक है, बीज नियंत्रण अधिकारी जो होता है या कानून परिपालक जो होता है, इसके द्वारा जो बीज हैं उसको राज्य बीज परीक्षण प्रयोगशाला में शुद्धता, अंकुरण आदि की जांच के लिए इस आशय से भेजा जाता है कि यह संबंधित बीज जो है मानकों के अनुरूप है या नहीं, तो इसी प्रक्रिया को ऑफिशियल सैंपल बोला जाता है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है उच्च गुणवत्ता वाले बीज के लक्षण। तो उच्च गुणवत्ता वाला बीज जो है उसको कैसे आप जानेंगे कि यह उच्च गुणवत्ता वाला बीज है, उसका लक्षण बताइए। यदि एग्जाम दे दिया तो आप लोग यही लिखेंगे कि बीज के अंदर नमी पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, उच्च गुणवत्ता वाले बीज के अंदर नमी पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, बीज जो होता है वह कीटों और रोगों से मुक्त होना चाहिए, उच्च गुणवत्ता वाले बीज में खरपतवार नहीं होना चाहिए, खरपतवार से मुक्त होना चाहिए, उच्च गुणवत्ता वाले बीज में किसी प्रकार का कोई मिश्रण नहीं होना चाहिए, उच्च गुणवत्ता वाले बीज में पर्याप्त रूप से सूखा होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का संक्रमण नहीं हो सके इसकी वजह से। ठीक है, तो यही था उच्च गुणवत्ता वाले बीज का हम लोग लक्षण कैसे बताएंगे। तो कौन कौन से लक्षण है कि उसके अंदर नमी पर्याप्त मात्रा में हो, कीटों का कोई प्रकोप न हो, कीट रोगों से मुक्त हो, बीज खरपतवार से मुक्त हो, किसी प्रकार के कोई मिश्रण नहीं हो, बीज पर्याप्त रूप से सूखा हो, सूखा होने से क्या होगा कि उसमें किसी प्रकार का संक्रमण नहीं होगा। ठीक है, तो यही था बीज, अच्छी क्वालिटी के बीज की लक्षण। आगे देखेंगे बीज स्वास्थ्य क्या होता है। बीज स्वास्थ्य या बीज स्वास्थ्य अलग देखेंगे, बीज स्वास्थ्य परीक्षण देखेंगे। ठीक है, तो बीज में रोगकारी जीवों और हानिकारक शरीर क्रियात्मक दशाओं की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति का निर्धारण करना तथा क्षतिग्रस्त सीड्स की संख्या का आकलन करना सीड हेल्थ टेस्ट कहलाता है, तथा इन कारणों को जानना इस सीड हेल्थ कहलाता है। ठीक है, बीज में जो रोगकारी जीव लगते हैं, हानिकारक जीव लगते हैं, ये हमारे शरीर क्रियात्मक दशाओं की उपस्थिति और अनुपस्थिति का निर्धारण कैसे करते हैं, क्षतिग्रस्त बीज की संख्या का आकलन करेंगे, तो आकलन करने की प्रक्रिया को सीड हेल्थ करेंगे, और यह जो डिजीज लगा या किस वजह से लगा है इसका पता लगाएंगे, तो इस प्रक्रिया को सीड हेल्थ बोलेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं प्रमाणित नमूना क्या होता है, सर्टिफाइड सैंपल क्या होता है। अभी हम लोगों ने देखा ऑफिशियल सैंपल, अधिकृत नमूना, अब देखेंगे सर्टिफाइड सैंपल, प्रमाणित नमूना। तो वह बीज
नमूना जो किसी प्रमाणीकरण अधिकारी के द्वारा प्रयोगशाला को यह जानने के उद्देश्य से भेजा जाता है कि बीज की गुणवत्ता प्रमाणीकरण मानकों के अनुरूप है या नहीं, ताकि उस बीज ढेर को प्रमाणीकरण प्रमाण पत्र प्रदान किया जा सके। तो उसी प्रक्रिया को बोला जाता है सर्टिफाइड सैंपल। ठीक है, तो सर्टिफाइड सैंपल वह सैंपल की विधि है जिसमें प्रमाणीकरण अधिकारी के द्वारा सीड सैंपल को प्रयोगशाला में यह जानने के उद्देश्य से भेजा जाता है कि बीज की गुणवत्ता प्रमाणीकरण मानकों के अनुरूप है या नहीं, तो उसी प्रक्रिया को बोला जाता है सर्टिफाइड सैंपल। ठीक है, समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है बीज गुणन अनुपात क्या होता है। तो बीज गुणन अनुपात क्या होता है, जैसे मान लीजिए बीज गुणन, गुणन मतलब क्या होता है, गुणा मतलब किसी संख्या का गुणा करना। जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 बीज था, 4 हो गया, 4 से हो गया 20, 20 से हो गया 30, 30 से 100, 100 ऐसे बीज बढ़ता जा रहा है, तो गुणन होता जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। तो इसी प्रक्रिया को बीज गुणन भी बोलते हैं। जैसे मान लीजिए जब हम लोग नई वैरायटी तैयार करते हैं तो उस समय हमारे पास मान लीजिए 100 बीज का सैंपल सिर्फ होता है। ठीक है, उत्पादन करने में हमारे पास 100 बीज का सैंपल होता है। तो इस 100 बीज की बुआई करते हैं पहली बार। इस 100 बीज की बुआई करने के बाद हमें मान लीजिए 10,000 बीज प्राप्त हो जाता है। फिर इस 10,000 के बीज की बुआई करने के बाद जो सीड प्राप्त होता है उसे हम लोग व्यवसाय के रूप में यूज करते हैं, उसको हम बेचते हैं। तो इसी प्रक्रिया को बीज गुणन अनुपात भी बोला जाता है। तो बीज गुणन अनुपात भी आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। अगला क्वेश्चन है ग्रो आउट टेस्ट, जो कि मैंने आप लोग बता दिया। पॉइंट है कि ISTA, देखिए फुल फॉर्म पूछेगा जरूर आप लोग एग्जाम में, जहां तक उम्मीद है। तो ISTA का पूरा नाम क्या होता है, तो ISTA का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन। ठीक है, दूसरा है AOSA, AOSA का पूरा नाम होता है एसोसिएशन ऑफ ऑफिशियल सीड्स एनालिसिस। ठीक है, तीसरा है SCST, तो SCST का पूरा नाम होता है सोसाइटी ऑफ कमर्शियल सीड टेक्नोलॉजी। ठीक है, समझ रहे होंगे। चलिए चलते हैं आगे। अब देखेंगे हम लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, क्या देखेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे अब। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है डिटेरियोरेशन काजेज ऑफ क्रॉप वैरायटी। ठीक है, फसल की किस्म को बिगाड़ने वाले कारक कौन कौन से हैं। ठीक है, फसल की किस्म को बिगाड़ने वाले कारक, कि फसल की जो हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, मान लीजिए गेहूं का प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसका बीज तैयार हो गया है, तो कौन कौन से ऐसे कारक है जो इसको प्रभावित कर सकते हैं, तो उसी के बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि डिटेरियोरेशन क्या होता है। मतलब अपक्षय, अपक्षय मतलब बीमार, उसको प्रभावित करना क्या होता है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है बीज उत्पादन जब हम लोग करते हैं। ठीक है, बीज उत्पादन के दौरान फसल की किस्में आनुवांशिक शुद्धता की कमी को ही अपक्षय कहते हैं। ठीक है, फसल के उत्पादन के दौरान, जैसे मान लीजिए हम लोग गेहूं का फसल के उत्पादन कर रहे हैं, गेहूं के बीज का उत्पादन कर रहे हैं, उस समय क्या होगा, गेहूं की बीज उत्पादन के समय उसकी आनुवांशिक शुद्धता में हानि हो जाएगी, तो उसी को बोला जाता है डिटेरियोरेशन। ठीक है, कह सकते हैं सीड क्वालिटी में हानि को ही डिटेरियोरेशन बोला जाता है। समझ गए होंगे डिटेरियोरेशन क्या होता है। पॉइंट हम लोग का क्वेश्चन है डिटेरियोरेशन काजेज ऑफ क्रॉप वैरायटी, मतलब फसली किस्मों के अपक्षय के कारण। तो पहली बात को देखेंगे कि अपक्षय का मतलब क्या होता है, डिटेरियोरेशन का मतलब क्या होता है। तो जब हम लोग बीज का उत्पादन कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैं गेहूं का एग्जांपल ही लेकर चल रहा हूँ और जगह पे, तो गेहूं से समझिएगा। जैसे मान लीजिए हम लोग गेहूं का प्रोडक्शन कर रहे हैं, गेहूं के बीज का उत्पादन कर रहे हैं। ठीक है, उत्पादन के दौरान गेहूं के किस्म में आनुवांशिक शुद्धता की कमी हो जाएगी, तो उसी को बोला जाता है अपक्षय। तो यह कमी किस कारण से हो रही है, उन सभी कारण को देखेंगे, उन सभी कारक को देखेंगे। तो वो कारक निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला है डेवलपमेंट वेरिएशन। क्या है, डेवलपमेंट वेरिएशन, जिसे बोलते हैं हिंदी में विकासात्मक विभिन्नताएं। दूसरा है मैकेनिकल मिक्सचर, भौतिक मिश्रण। तीसरा है म्यूटेशंस, म्यूटेशन। ठीक है, चौथा है नेचुरल क्रॉसिंग। पांचवा है जेनेटिक ड्रिफ्ट। छठवां है सिलेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ डिजीज, इसका हिंदी मतलब ये भी सबका बताऊंगा। और अगला है इम्प्रॉपर सीड सर्टिफिकेशन। ठीक है, तो डेवलपमेंट वेरिएशन को हिंदी में बोलते हैं विकासात्मक विभिन्नताएं, मैकेनिकल मिक्सचर को बोलते हैं भौतिक मिश्रण, म्यूटेशंस को बोलते हैं उत्परिवर्तन, नेचुरल क्रॉसिंग को बोलते हैं प्राकृतिक पर परागण, और जेनेटिक ड्रिफ्ट को बोलते हैं आनुवांशिक बहाव, सिलेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ डिजीज को बोलते हैं रोग का चयनित प्रभाव, और इम्प्रॉपर सीड सर्टिफिकेशन को बोलते हैं कि दोस्तों मतलब प्रॉपर तरीके से सीड को सर्टिफाइड नहीं किया गया है। ठीक है, तो अब हम लोग सभी पॉइंट को बारी बारी में पढ़ेंगे, जिसमें पहला पॉइंट था डेवलपमेंट वेरिएशन।
डेवलपमेंट वेरिएशन मतलब विकासात्मक विभिन्नताएं। तो इसका मतलब क्या होता है, इसमें क्या होता है डेवलपमेंट वेरिएशन में, कैसे फसल की आनुवंशिक शुद्धता में कमी आ जाती है डेवलपमेंट वेरिएशन से, तो उसको देखेंगे। ठीक है, जब चलिए तो आप लोग हम लोग देखते हैं, तो जब बीज फसलों को कठिन वातावरणीय परिस्थिति में उगाया जाता है तो कई पीढ़ियों के पश्चात उनके वृद्धि काल स्वभाव में विविधताएं आ जाती है। ठीक है, तो यही होता है डेवलपमेंट वेरिएशन। मतलब ये फसल की कोई किस्म है, ठीक है, इस किस्म को हम लोग कठिन वातावरण परिस्थिति में उगाएंगे। जैसे इस टाइम मान लीजिए हम लोग इधर हम लोग के क्षेत्र में बारिश नहीं हो रही है, ठीक है, और धान की हम लोग नई वैरायटी तैयार कर रहे हैं राइस की, तो हमने धान को बोया है, तो देखिए इस समय कठिन वातावरण है, तो इस परिस्थिति में यदि हम लोग उगाएंगे तो कई पीढ़ी तक इसी परिस्थिति में उगाने के कारण इसके वृद्धि और स्वभाव में क्या आ जाएगी, विविधता आ जाएगी, कमी आ जाएगी। ठीक है, तो उसी को बोला जाता है डेवलपमेंट वेरिएशन। तो यह पहला आ गया डेवलपमेंट वेरिएशन। तो समझ गए होंगे आप लोग कि हम फसल को जब कठिन वातावरणीय में परिस्थिति में उगाते हैं तो फसल की किस्म में कमी आ जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट था मैकेनिकल मिक्सचर। मैकेनिकल मिक्सचर भौतिक मिश्रण, जिसमें पहला है फील्ड कंटेमिनेशन, खेत संदूषण। ठीक है, जिसमें पहला पॉइंट होता है खेत संदूषण, मतलब इसके द्वारा हमारी जो फसल की किस्म है वो कैसे प्रभावित होते हैं, उनमें कैसे आनुवंशिक शुद्धता में कमी आती है, तो खेत संदूषण के द्वारा। तो हम लोग जब खेत में बुआई करते हैं तो उस समय क्या होता है, अपने आप कुछ पौधे उग जाते हैं या उसमें कुछ अलग पौधे उग जाते हैं। ठीक है, यही जो पौधे होती है उसमें अशुद्धियां पैदा कर देते हैं, इसीलिए इनको निकाल देना चाहिए, खेत संदूषण इसी प्रक्रिया को बोलते हैं। दूसरा होता है सीड ड्रिल। ठीक है, सीड ड्रिल, यदि 2 या 3 किस्मों की बुआई के लिए एक ही सीड ड्रिल का हम लोग यूज करते हैं तो उसमें अशुद्धियां आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए हमने GW गेहूं की बात कर रहे हैं, GW10 एक वैरायटी है, इसका हमने यूज किया एक बार बोने के लिए सीड ड्रिल का। ठीक है, दूसरी बार बोएंगे कल्याण सोना, तो क्या होगा, इसका 2-3 बीज इसमें आ जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगी, इसकी आनुवंशिक शुद्धता में कमी आ जाएगी। ठीक है, तो यह है कि सीड ड्रिल के द्वारा। तीसरा पॉइंट है म्यूटेशन। म्यूटेशन, तो म्यूटेशन जो होता है, ये जो होता है ये अपने आप हो जाता है, ये ज़्यादा नहीं होता है लेकिन जब होता है तो अपने आप हो जाता है। ठीक है, तो यह हो गया म्यूटेशन। अगला है, हम लोगों ने देखा था चौथा पॉइंट नेचुरल क्रॉसिंग। नेचुरल क्रॉसिंग क्या होता है, बहुत ये देखिए बहुत ज़्यादा हो जाता है, नेचुरल क्रॉसिंग बहुत तेजी से होता है। ठीक है, तो लैंगिक रूप से प्रवर्धित फसलों में यह संदूषण का महत्वपूर्ण स्रोत होता है। ठीक है, इसमें असंबंधित स्टॉक या जीन प्रारूप से जीन फसल में समावेशित हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, असंबंधित स्टॉक या जीन प्रारूप में से जीन जो होते हैं वो फसल में समावेशित हो जाते हैं। यह संदूषण प्राकृतिक पर निषेचन की मात्रा पर निर्भर करता है। तो यह था नेचुरल क्रॉसिंग। नेचुरल क्रॉसिंग मतलब अपने आप क्रॉस हो जाता है, अपने आप परागण हो जाता है। अगला है, हम लोगों ने पॉइंट देखा था जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट आनुवांशिक बहाव, जब बीजों को बड़े क्षेत्रों में गुणित किया जाता है। ठीक है, जब बीज हैं उनको बड़े क्षेत्र में मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, अभी मैंने बताया था गुणन कैसे होता है, तो उनको जब बड़े क्षेत्रों में गुणित किया जाता है तो बीज की छोटी छोटी मात्राओं को लेकर अगले वर्ष बुआई के लिए संरक्षित करके रखते हैं। बीज उसमें से बीज की छोटी छोटी जो मात्रा होती है उसको अगले वर्ष बुआई के लिए संरक्षित करके रखते हैं। ठीक है, सैंपलिंग के कारण सभी जीन प्रारूप अगली पीढ़ी में प्रदर्शित नहीं हो पाते। सैंपलिंग के कारण जो सभी जीन के प्रारूप होते हैं वह अगली पीढ़ी में प्रदर्शित नहीं हो पाते, मतलब उत्पादन नहीं होता, जर्मिनेशन नहीं हो पाता, जिससे आनुवांशिक संगठन में परिवर्तन आ जाता है। इसी को आनुवांशिक बहाव या जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। समझ गए होंगे, समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं आप लोगों को। चौथा पॉइंट था सिलेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ डिजीज। ठीक है, तो ये हमारे फसल की किस्मों को कैसे प्रभावित करता है, उनमें कैसे उनके आनुवंशिक शुद्धता में कैसे कमी करता है। तो रोग में संक्रमित प्रकाश संश्लेषी ऊतक से कार्बोहाइड्रेट की बहुत कम सप्लाई होने के कारण बीज के आकार पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो यही है सिलेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ डिजीज। आगे देखेंगे सबसे मुख्य पॉइंट है, इसमें से यदि आप लोग 3 से 4 पॉइंट भी लिख देंगे 7 पॉइंट में से तो भी आप लोगों को पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, अगला पॉइंट है इम्प्रॉपर सीड सर्टिफिकेशन। इम्प्रॉपर सीड सर्टिफिकेशन मतलब अप्रत्यक्ष रूप से ही, मतलब बिना प्रमाणित किए ही सीड को सर्टिफाइड कर दिया गया, प्रमाणित कर दिया गया है, तो यह प्रत्यक्ष अपक्षय कारक नहीं है। ठीक है, यह जो है इम्प्रॉपर सीड सर्टिफिकेशन, यह प्रत्यक्ष रूप से अपक्षय का कारण नहीं है। यदि इन 6 कारकों में से कोई भी अपक्षय कर रहा हो तो बिना चेक किए ही बीज प्रमाणीकरण कर दिया जाए तो फसली किस्मों का अपक्षय हो सकता है।
ये जो मैंने पीछे 6 पॉइंट आप लोगों को बताया, इन 6 कारकों में से कोई भी अपक्षय कर रहा हो, जैसे मान लीजिए जेनेटिक ड्रिफ्ट के द्वारा अपक्षय हो रहा है या नेचुरल क्रॉसिंग के द्वारा अपक्षय हो रहा है, तो इसको यदि बिना चेक किए बीज प्रमाणीकरण कर दिया जाएगा तो फसली किस्मों का अपक्षय होना तय है। ठीक है, तो यही था डिटोरिएशन काजेज ऑफ क्रॉप वैरायटी। ठीक है, फसली किस्मों के अपक्षय के कारण या कमी के कारण या फसली किस्मों के बिगड़ने का कारण 2-3 टाइप से पूछता है इसी क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेंटेनेंस ऑफ जेनेटिक प्योरिटी ड्यूरिंग सीड प्रोडक्शन, मतलब कि बीज के उत्पादन के दौरान हम लोग आनुवांशिक शुद्धता को कैसे रखेंगे। ठीक है, तो क्या देखना है इसमें, बीज उत्पादन के दौरान आनुवांशिक शुद्धता का अनुरक्षण या आनुवांशिक शुद्धता कैसे रखेंगे हम लोग, उसको देखना। ठीक है, तो इसके लिए कुल 3-4 प्रोसेस होता है, जिसमें पहला होता है कंट्रोल ऑफ सीड सोर्स, बीज स्रोत का नियंत्रण। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट होता है आइसोलेशन, पृथक्करण करके। तीसरा पॉइंट होता है रोगिंग ऑफ सीड फील्ड, बीज खेतों की रोगिंग करके। और अगला पॉइंट होता है ग्रो आउट टेस्ट। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी ग्रो आउट टेस्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। इन चारों के द्वारा हम लोग बीज उत्पादन के दौरान आनुवांशिक शुद्धता की रक्षा कर सकते हैं, आनुवांशिक शुद्धता को बचा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कंट्रोल ऑफ सीड सोर्स। ठीक है, कंट्रोल ऑफ सीड सोर्स, बीज स्रोत का नियंत्रण। तो बीज फसल को तैयार करने के लिए स्वीकृत बीज स्रोत से बीज वर्ग का चयन करना चाहिए। ठीक है, तो यदि हमें सीड का प्रोडक्शन करना है तो हमें बीज जो है वह स्वीकृत बीज ही यूज करना चाहिए, प्रमाणीकृत संस्था के द्वारा प्रमाणित बीज है उसी को ही यूज करना चाहिए। बीज के कुल 4 वर्ग होते हैं। बीज के कुल कितने वर्ग होते हैं? 4 वर्ग। बीज को 4 वर्गों में बांटा गया है, जो AOSCA के द्वारा दी गई और परिभाषित किया गया होता है। AOSCA का पूरा नाम मैंने आप लोगों को बताया था अभी पीछे, फिर मैं बता रहा हूँ। AOSCA, इसके द्वारा बीज को 4 वर्गों में बांटा गया है, 4 वर्गों में परिभाषित किया गया है। इसमें इसका पूरा नाम होता है एसोसिएशन ऑफ ऑफिशियल सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी। एसोसिएशन ऑफ सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी, AOSCA का पूरा नाम फिर सुनिएगा, एसोसिएशन ऑफ ऑफिशियल सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी। इसने बीज को 4 वर्गों में बांटा है, 4 वर्गों में परिभाषित किया, जिसमें पहला होता है नाभिक बीज। पहला कौन सा होता है? नाभिक बीज। ठीक है, न्यूक्लियस सीड। दूसरा होता है ब्रीडर सीड। तीसरा होता है फाउंडेशन सीड। और चौथा होता है प्रमाणीकृत बीज या बोलते हैं जिसे सर्टिफाइड सीड। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के वर्गों में इनको बांटा है। ठीक है, अभी हम लोग न्यूक्लियस सीड, ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड, सर्टिफाइड सीड के बारे में विस्तार से नहीं देख रहे हैं, इसके बारे में विस्तार से आगे देखेंगे। तो एसोसिएशन ऑफ ऑफिशियल सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी ने बीज को 4 वर्गों में बांटा, जिसमें पहला नाभिक बीज है। ठीक है, यह बीज जो होता है पादप प्रजनन के द्वारा प्रथम बार तैयार किया गया बीज होता है, जिसमें आनुवांशिक और भौतिक शुद्धता 100% पाई जाती है। ठीक है, दूसरा होता है ब्रीडर सीड जो होता है, इसका उत्पादन नाभिक बीज का उपयोग करके किया जाता है। ब्रीडर सीड का उत्पादन नाभिक बीज का यूज करके किया जाता है। देखिए ये प्रोसेस ऐसे आएगा, न्यूक्लियस सीड से ब्रीडर सीड से फाउंडेशन सीड से सर्टिफाइड सीड। ठीक है, तो जो प्रजनक बीज होता है, ब्रीडर सीड होता है, इसका यूज इसको बनाने के लिए नाभिक बीज का उपयोग किया जाता है। और जो आधार बीज होता है, इसके उत्पादन के लिए प्रजनक बीज का यूज किया जाता है, ब्रीडर सीड का यूज किया जाता है। और जो फाउंडेशन सीड होता है, इसके लिए प्रजनक बीज का यूज किया जाता है। जो प्रमाणीकृत बीज होता है, इसके उत्पादन के लिए आधार बीज का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये इनका प्रोसेस है। न्यूक्लियस सीड से जाएगा किसमें? ब्रीडर सीड से जाएगा फाउंडेशन सीड से जाएगा सर्टिफाइड सीड। ठीक है, तो ये इसका प्रोसेस है। तो इसको कुल 4 वर्गों में बांटा है किसने? एसोसिएशन ऑफ ऑफिशियल सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी है। दूसरा पॉइंट है आइसोलेशन, पृथक्करण करके हम लोग इसकी आनुवांशिक शुद्धता में कैसे रक्षा कर सकते हैं या कैसे आनुवांशिक रूप से शुद्ध रख सकते हैं। तो एक बीज खेत का दूसरी बीज खेत से
कुछ दूरी बनाकर रखने को ही आइसोलेशन कहते हैं, जो कि मैंने अभी आप लोग को बताया था। आइसोलेशन का मतलब होता है उचित दूरी, और डिस्टेंस का उचित, और दूरी की डिस्टेंस मतलब होता है दूरी, तो उचित दूरी पर बना कर रखना। तो उचित दूरी पर बना के रखने से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक किस्म से दूसरे किस्म के बीच जो आनुवंशिक शुद्धता है उसको बचा कर रख सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, क्या होता है आइसोलेशन डिस्टेंस से, तो बीज खेत में अन्य अवांछित प्रकार के आप प्रकार के प्राकृतिक क्रॉसिंग से छुटकारा मिलता है। बुआई, थ्रेसिंग और संसाधन के दौरान भौतिक मिश्रण से छुटकारा मिलता है। निकटतम क्षेत्र में बीज जनित रोगों के कारण संदूषण से क्या होता है, बचने के लिए यह किया जाता है आइसोलेशन। ठीक है, अब आप लोग सोचेंगे कि ऑफ टाइप क्या होता है, तो देखिए एग्जाम पूछता है ऑफ टाइप। ऑफ टाइप क्या होता है, जब किसी पौधे के लक्षण बीज के लक्षणों से भिन्न होते हैं तो इन्हें ऑफ टाइप प्रकार के पौधे कहते हैं। ठीक है, रोगिंग ऑफ सीड फील्ड, अगला पॉइंट था, मैंने आप लोग बताया था रोगिंग ऑफ सीड फील्ड, बीज खेतों की रोगिंग। तो रोगिंग क्या होता है, जैसे हम गेहूं के बीज का उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है, गेहूं के बीज का उत्पादन कर रहे हैं, हमें इसमें आनुवंशिक शुद्धता को बचाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें इसमें मान लीजिए हमने गेहूं की बुआई की है इतने बड़े क्षेत्र में, तो इस क्षेत्र में जो भी दूसरे पौधे का जर्मिनेशन हो गया है उस पौधे को बाहर निकालेंगे, तो उसी प्रक्रिया को रोगिंग बोला जाता है। बीज उत्पादन के दौरान बीज के क्षेत्र में से ऑफ टाइप दूसरी फसल या किस्म के पौधे और रोगग्रस्त पौधे को व्यवस्थित रूप से हटाने की प्रक्रिया को ही रोगिंग कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं कि बीज के उत्पादन के दौरान आनुवंशिक शुद्धता बनाकर रख सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे सीड सर्टिफिकेशन क्या होता है, बीज प्रमाणीकरण। तो बीज प्रमाणीकरण क्या होता है, सीड सर्टिफिकेशन, तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है किसानों को अच्छी और गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराएं। सीड सर्टिफिकेशन का उद्देश्य होता है कि किसानों को किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाले शुद्ध बीज मिले। इसका उद्देश्य, इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए बीज प्रमाणीकरण संस्था ने सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी को प्रशिक्षित व्यक्ति फसल वृद्धि की उपयुक्त अवस्थाओं पर खेत का निरीक्षण करने के लिए रखना पड़ता है। ठीक है, एक प्रशिक्षित व्यक्ति होता है जो उसकी विभिन्न अवस्थाओं पर खेत का निरीक्षण करता है। अगला पॉइंट था, मैंने इसी में बताया था आप लोगों को, सीड प्रोसेसिंग। सीड प्रोसेसिंग क्या होता है, तो बीज संसाधन के पश्चात बीज के ढेर में से बीज के नमूने को लेकर बीज परीक्षण प्रयोगशाला को भेजता है। गुणवत्ता की पुष्टि होने के बाद बीज का परीक्षण किया जाता है, इसी प्रक्रिया को सीड प्रोसेसिंग बोला जाता है। ग्रो आउट टेस्ट क्या होता है मैंने आप लोगों को बता दिया, इसलिए ग्रो आउट टेस्ट नहीं बताऊंगा। तो इन सभी चीजों का यूज करके कौन कौन सा टॉपिक मैंने बताया आप लोगों को, कंट्रोल ऑफ सीड सोर्स, जिसको 4 वर्ग में बांटा गया है, नाभिक बीज, प्रजनक बीज, आधार बीज, प्रमाणीकृत बीज। इन 4 वर्गों का यूज करके, आइसोलेशन डिस्टेंस का यूज करके, रोगिंग ऑफ प्लांट फील्ड का यूज करके, ऑफ टाइप के पौधे का यूज करके, और सीड सर्टिफिकेशन, ग्रो आउट टेस्ट का यूज करके हम लोग नई जो फसल का किस्म को हम लोग उत्पादन कर रहे हैं, फसलों को उत्पादन के समय, बीज के उत्पादन के समय आनुवंशिक शुद्धता रख सकते हैं, मेंटेन करके रख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, अच्छी गुणवत्ता वाले बीज का लक्षण बताइए। गुड क्वालिटी सीड को 2 भागों में बांटा गया, ठीक है। एक होता है इम्प्रूव्ड सीड, इम्प्रूव्ड सीड, दूसरा होता है सुपीरियर सीड, सुपीरियर सीड। तो इम्प्रूव्ड सीड और सुपीरियर सीड, अच्छी क्वालिटी वाले बीज को 2 भागों में बांटा गया है, इम्प्रूव्ड सीड और सुपीरियर सीड। इम्प्रूव्ड सीड के लक्षण हम लोग देखेंगे, तो इम्प्रूव्ड सीड वह सीड होता है जो बीज जो स्थानीय किस्म से बेहतर होता है उसे उन्नत बीज कहते हैं। ठीक है, इम्प्रूव्ड बीज को सीड को बोलते हैं उन्नत बीज। तो उन्नत बीज वह बीज होता है जो स्थानीय किस्म से बेहतर होता है। इसका लक्षण होता है अधिक उपज, अच्छी गुणवत्ता, बेटर सुटेबल, कृषि कार्यों में सुविधा, संवेदनशीलता हो, ठीक है, उसके अंदर अधिक अनुकूलता हो, विपरीत दशाओं के प्रति प्रतिरोधिता हो, इसके अंदर हो, सही व समकालिक परिपक्वता हो। दूसरा है सुपीरियर सीड। तो सुपीरियर सीड का लक्षण है कि अधिक भौतिक शुद्धता हो, उसके अंदर उचित नमी हो, अधिक आनुवंशिक शुद्धता हो, समरूपता बीज रंग रूप व आकार में हो, अधिक जैविकता हो, न्यूनतम 90%, अच्छा बीज स्वास्थ्य हो। ठीक है, तो यह होता है गुड क्वालिटी सीड के लक्षण। एक क्वेश्चन पूछता है सीड इंडेक्स, बीज सूचकांक। तो सीड इंडेक्स क्या होता है, तो 100 बीजों के भार को बीज सूचकांक बोला जाता है। ठीक है, बड़े बीजों को मापने के लिए इसका यूज किया जाता है।
100 बीजों के भार को सीड इंडेक्स या बीज सूचकांक बोलते हैं। और वो सीड इंडेक्स पूछता है और टेस्ट वेट पूछता है। तो टेस्ट वेट क्या होता है, तो 1000 बीजों के भार को परीक्षण भार कहा जाता है, टेस्ट वेट कहा जाता है। छोटे बीजों को मापने के लिए इसका यूज किया जाता है टेस्ट वेट का, और बड़े बीजों को मापने के लिए सीड इंडेक्स का यूज किया जाता है। अगला पॉइंट है रियल वैल्यू ऑफ सीड। तो रियल वैल्यू ऑफ सीड क्या होता है, तो सीड प्रमाणीकरण के दौरान किसी किस्म के जितने प्रतिशत बीज पौधे उत्पन्न होते हैं उसे रियल वैल्यू ऑफ सीड बोला जाता है। ठीक है, रियल वैल्यू ऑफ सीड को परिभाषित किया, सॉरी इसका फार्मूला होता है रियल वैल्यू ऑफ सीड बराबर प्यूरिटी परसेंट इंटू जर्मिनेशन परसेंट अपॉन 100। ठीक है, तो यह होता है रियल वैल्यू ऑफ सीड का फार्मूला। डॉकेज पूछता है 1 नंबर में, डॉकेज DOCKAGE। तो डॉकेज का था, बहुत आसान है, इसका भी फार्मूला है। तो किसी बीज नमूने में उपस्थित अशुद्धियों की प्रतिशत मात्रा को डॉकेज कहते हैं। मान लीजिए हमने 100 बीज का नमूना लिया है, इसमें जो भी अशुद्धियां पाई जाएंगी इसको डॉकेज बोलेंगे। इसको निकालने के लिए क्या किया जाता है, डॉकेज इज इक्वल टू वेट ऑफ इम्प्योरिटी। वेट ऑफ इम्प्योरिटी मतलब जो अशुद्धियां, उसको अशुद्धियों का वजन अपान पूरे बीज का वजन गुणे 100 करते हैं, जो आता है उसी को डॉकेज बोला जाता है। ठीक है, समझ गए होंगे। तो आगे चलते हैं। पूछा है एग्जाम में कि ICIA के अनुसार शुद्ध बीज कितने प्रकार के होते हैं। ICIA के अनुसार शुद्ध बीज कितने प्रकार के होते हैं। तो ICIA का पूरा नाम मैंने आप लोग बताया था कि इंटरनेशनल क्रॉप इंप्रूवमेंट एसोसिएशन। इसके अनुसार शुद्ध बीज को 4 भागों में बांटा गया, 4 प्रकार के होते हैं इसके अनुसार शुद्ध बीज। जिसमें पहला होता है ब्रीडर सीड, पहला कौन सा होता है, ब्रीडर सीड। दूसरा होता है फाउंडेशन सीड, तीसरा होता है रजिस्टर्ड सीड, चौथा होता है सर्टिफाइड सीड। ठीक है, तो इंटरनेशनल क्रॉप इंप्रूवमेंट एसोसिएशन के अनुसार शुद्ध बीज को 4 भागों में बांटा गया है। ब्रीडर सीड प्रजनक बीज, फाउंडेशन सीड आधार बीज, रजिस्टर्ड सीड पंजीकृत बीज, सर्टिफाइड सीड प्रमाणीकृत बीज। इन चारों को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो ब्रीडर सीड मैंने अभी आप लोगों को थोड़ा सा इसमें बताया था कि यह ब्रीडर सीड न्यूक्लियस सीड के द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे इसको भी हम लोग बोल सकते हैं, इसको न्यूक्लियस सीड भी बोला जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो ऐसे बीज जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से पादप प्रजनक के देखरेख में उत्पादित किया जाता है उसे प्रजनक बीज कहते हैं। ठीक है, ब्रीडर सीड किसे कहते हैं, ऐसे बीज जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से पादप प्रजनक के देखरेख में उत्पादित किया जाता है उसे प्रजनक बीज कहते हैं। यह बीज सभी आनुवंशिक आवश्यकताओं को पूरा करता है। यह बीज 100% आनुवंशिक रूप से शुद्ध होता है। यह बीज बहुत शुद्ध व महंगे होते हैं, इसलिए बहुत कम मात्रा में उत्पादित होते हैं। जो ब्रीडर सीड होता है वह बहुत अधिक शुद्ध होता है और बहुत महंगा होता है, क्योंकि यह प्लांट ब्रीडर द्वारा सीधे तैयार किया जाता है। यह बहुत छोटी मात्रा में होता है सबके पास, इसलिए यह बहुत कम मात्रा में उत्पादित होते हैं। इसकी आनुवंशिक शुद्धता 99.9% होती है। ठीक है, सारी 100% नहीं होती है, 99.9% इसकी आनुवंशिक शुद्धता होती है। अगला इसी पॉइंट है कि यह जो होता है ब्रीडर सीड, इसके पैकेट पर गोल्डन टैग लगा होता है। कौन सा टैग लगा होता है, गोल्डन कलर का टैग लगा होता है। कई बार प्रजनक बीज बहुत ही अल्प मात्रा में प्राप्त होता है, जिसे नाभिक बीज भी कहते हैं। इसके गुणन के द्वारा फिर प्रजनक बीज को तैयार किया जाता है। तो देखिए ब्रीडर सीड यदि आपसे कोई पूछ दिया तो आप लोग बताएंगे कि ऐसे बीज जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से पादप प्रजनक के देखरेख में उत्पादित किया जाता है उसे प्रजनक बीज कहते हैं। इसकी आनुवंशिक शुद्धता 99.9% होती है। इसके पैकेट पर गोल्डन टैग लगा होता है। ठीक, दूसरा सीड है फाउंडेशन सीड। फाउंडेशन सीड या आधार बीज, तो इसका उत्पादन प्रजनक बीज के प्रवर्धन से होता है। इसका उत्पादन जो ब्रीडर सीड होता है इसके प्रवर्धन से होता है, इसके प्रोपागेशन से होता है। इसे मातृक बीज के नाम से भी जाना जाता है। फाउंडेशन सीड को मातृक बीज से भी मापा जाता है, क्योंकि भारत में आधार बीज से ही प्रमाणीकृत बीज का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, प्रमाणीकृत बीज का उत्पादन भारत में आधार बीज से किया जाता है, इसीलिए इसे मातृक बीज के नाम से भी जाना जाता है। आधार बीज के उत्पादन का कार्य जो है वह कोई नहीं कर सकता, सिर्फ नेशनल सीड कारपोरेशन ही करता है, NSC भी करता है, NSC के द्वारा किया जाता है। तो आधार बीज के उत्पादन का कार्य NSC करता है, नेशनल सीड कारपोरेशन। आधार बीज की आनुवंशिक शुद्धता 99.5% तक होती है। 99.5% से 99.9% तक इसकी आनुवंशिक शुद्धता होती है। इसकी भौतिक शुद्धता 98% होती है। ठीक है, आधार बीज की भौतिक शुद्धता 98% तक होती है।
आधार बीज की पैकेट पर व्हाइट टैग लगा होता है, ठीक है। फाउंडेशन सीड की पैकेट पर कैसा टैग लगा होता है, व्हाइट टैग लगा होता है, सफेद टैग लगा होता है, ठीक है। इसके बाद अगला है रजिस्टर्ड सीड, तीसरा रजिस्टर्ड सीड, प्रमाणी सॉरी पंजीकृत बीज। तो आधार बीज के द्वारा पंजीकृत बीज का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। आधार बीज को ब्रीडर सीड से, ब्रीडर सीड को न्यूक्लियस सीड से, फिर समझिएगा, न्यूक्लियस सीड से ब्रीडर सीड को, ब्रीडर सीड से आधार फाउंडेशन सीड को, फाउंडेशन सीड से रजिस्टर्ड सीड को। तो रजिस्टर्ड सीड जो होता है इसका उत्पादन आधार बीज के प्रवर्धन से होता है। पंजीकृत बीज के उत्पादन का कार्य एसएससी करता है, एसएससी, एसएससी का पूरा नाम होता है स्टेट सीड कारपोरेशन, स्टेट सीड कारपोरेशन। और आधार बीज के उत्पादन का कार्य एनएससी करता है, नेशनल सीड कारपोरेशन करता है, ठीक है। तो रजिस्टर्ड सीड का उत्पादन कौन करता है, एसएससी करता है। वास्तव में पंजीकृत बीज के उत्पादन किस्म, तो वास्तव में जो है, जो पंजीकृत बीज होता है इसका उत्पादन किसान करते हैं, परंतु स्टेट सीड कारपोरेशन के वैज्ञानिक किसानों का तकनीकी मार्गदर्शन व देखरेख करते हैं, ठीक है। जो एसएससी के वैज्ञानिक होते हैं स्टेट सीड कारपोरेशन के, वह किसान जो उसकी बुआई करते हैं उनको बताते हैं कि ऐसे आपको बुआई करना, मार्गदर्शन करते हैं कि इस टाइम आपको इसकी बुआई करनी है, इस टाइम आपको खाद डालना है, इस टाइम पानी डालना है, ठीक है। तो इस प्रकार से यह जो होता है इसको प्रत्यक्ष रूप से जो रजिस्टर्ड सीड होता है इसको किसान ही उगाते हैं, लेकिन वैज्ञानिक के मार्गदर्शन के अनुसार। पंजीकृत बीज में संतोषजनक आनुवंशिक शुद्धता होता है, पंजीकृत बीज में सिर्फ संतोषजनक आनुवंशिक शुद्धता होता है, ज्यादा आनुवंशिक शुद्धता नहीं होता है। पंजीकृत बीज के पैकेट पर पर्पल टैग लगा होता है, कौन सा टैग लगा होता है, पर्पल कलर का टैग लगा होता है, ठीक है। आगे चलते देखते हैं आखिरी सर्टिफाइड सीड। सर्टिफाइड सीड क्या होता है, प्रमाणित बीज। तो यह जो प्रमाणित बीज होता है इसका उत्पादन आधार बीज या पंजीकृत बीज के प्रवर्धन से होता है, ठीक है। सर्टिफाइड सीड को पंजीकृत बीज से भी उगा सकते हैं और आधार बीज से भी उगा सकते हैं। वैसे ज्यादातर आधार बीज के बीज की यूज करके सर्टिफाइड सीड को उगाया जाता है। भारत में इसका उत्पादन आधार बीज के प्रवर्धन से किया जाता है। सर्टिफाइड सीड का उत्पादन भारत में आधार बीज के प्रवर्धन से किया जाता है। यह सामान्य रूप से बाजार में किसानों के लिए उपलब्ध होता है। सर्टिफाइड सीड होता है, हम लोग जो अपने खेत में लाकर बोते हैं, दुकान से खरीद कर, वो सब सर्टिफाइड सीड होता है। तो इसका उत्पादन आधार बीज के प्रवर्धन से होता है। यह सामान्य रूप से बाजारों में किसानों को मिल जाता है। यह जो बीज होता है सर्टिफाइड सीड, यह सबसे सस्ता होता है क्योंकि इसकी आनुवंशिक शुद्धता सबसे कम होती है, परंतु फिर भी यह संतोषजनक स्तर की होती है। सर्टिफाइड सीड की आनुवंशिक शुद्धता जो होती है वह सबसे कम होती है, फिर भी संतोषजनक स्तर की होती है कि हाँ संतोषजनक स्तर तक है, इसकी आनुवंशिक शुद्धता इस रूप में होगा। इसकी प्रमाणीकरण एसएससीए, स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी के द्वारा किया जाता है। तो प्रमाणित बीज का जो है प्रमाणीकरण जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, एसएससीए के द्वारा किया जाता है, स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी के द्वारा किया जाता है। सर्टिफाइड सीड के पैकेट पर ब्लू टैग लगा होता है, कौन सा टैग लगा होता है, ब्लू टैग लगा होता है। तो यहाँ से आप लोग देखिए एक प्रोसेस की कैसे कौन सा बीज यहाँ तैयार होता है। तो देखिए प्रोसेस क्रम, देखिए क्रम। तो देखिए न्यूक्लियस सीड सबसे पहले तैयार किया जाता है। न्यूक्लियस सीड से कौन सा तैयार होता है, ब्रीडर सीड, ठीक है। ब्रीडर सीड से फाउंडेशन सीड, फाउंडेशन सीड से रजिस्टर्ड सीड, रजिस्टर्ड सीड से सर्टिफाइड सीड। इस प्रकार से दोस्तों यह बीज उत्पादन होता है, ठीक है। अब देखेंगे TFL, एक होता है सत्य अंकित बीज, ट्रूथफुली लेबल्ड सीड। यह कौन सा बीज होता है, ठीक है। कभी कभी बीज का उत्पादन स्वयं किसानों के द्वारा निश्चित मापदंडों को अपनाते हुए किया जाता है, परंतु किसी प्रमाणीकरण संस्था की देखरेख के बिना होने के कारण ही इस बीज को प्रमाणीकरण संस्था का प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता है। इसीलिए इन्हें TFL सीड या सत्य अंकित बीज या ट्रूथफुली लेबल्ड सीड कहते हैं, ठीक है। तो ट्रूथफुली लेबल सीड क्या होता है, तो कभी कभी क्या होता है जो किसान होते हैं वह स्वयं बीज का उत्पादन करते हैं, परंतु क्या होता है कि वो जब अपने से उत्पादन करते हैं बिना किसी प्रमाणीकरण संस्था की देखरेख में करते हैं, तो उन्हें क्या किया जाता है, बिना किसी प्रमाणित संस्था के देखरेख के होने के कारण इस बीज को प्रमाणीकरण संस्था का प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता है। इसीलिए इन्हें TFL सीड कहते हैं, इसीलिए इन्हें ट्रूथफुली लेबल्ड सीड कहते हैं, ठीक है। सत्य अंकित बीज इसीलिए इसे कहते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे है दोस्तों फाउंडेशन एंड सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन ऑफ इम्पोर्टेंट सीरियल। महत्वपूर्ण धान्य फसलों का आधार व प्रमाणीकृत बीज उत्पादन आप लोग कैसे करेंगे, तो जो कि मैंने आप लोग बता दिया कि आप लोगों को सीड का प्रोडक्शन कैसे करना है। तो अभी इसके बाद एक और आप लोगों को मैराथन क्लास दिया जाएगा जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि गेहूं का
आप लोग बीज उत्पादन कैसे कर सकते हैं, उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को सीड सोर्स लेना होगा, बीज लेना होगा, किस स्रोत से लेना होगा। तो यदि आप लोगों को सर्टिफाइड सीड का उत्पादन करना है तो आधार बीज लेना होगा, और आधार बीज का उत्पादन करना है तो प्रजनक बीज लेना होगा। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, उसका आइसोलेशन डिस्टेंस कितनी रखनी है उसको देखेंगे। तो गेहूं के उत्पादन के लिए 3 मीटर रखा जाता है, और उसमें एक डीजी लगता है अनावृत कंडुआ रोग, जिससे बचाने के लिए 150 मीटर तक की दूरी रखी जाती है। ठीक है। उसके बाद मैंने बताया आप लोगों की खेत का सिलेक्शन, फील्ड का सिलेक्शन कैसे करेंगे। तो ऐसे खेत का सिलेक्शन करेंगे जिसमें पिछली साल गेहूं नहीं बोया गया हो, ठीक है, ताकि उसमें कोई अन्य पौधे न उग जाएं। उसके बाद हम लोग बुआई करेंगे, तो बुआई का समय मैंने आप लोगों को बताया था, बीज दर बताया था, ये सब मैंने आप लोगों को आज के या कल के ही वीडियो में बता दिया था। तो आप लोग वो वीडियो देख लीजिएगा। इसके बाद एक और मैराथन क्लास आएगा जिसमें सिर्फ आप लोगों को पूरा लॉन्ग क्वेश्चन 10 लॉन्ग क्वेश्चन एक ही वीडियो में कराया जाएगा। तो आप लोग इसको भी जरूर देखिएगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोग सीड एक्ट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले वीडियो में आप लोगों को सीड एक्ट, ठीक है, सीड एक्ट, ड्यूटी एंड पावर ऑफ सीड इंस्पेक्टर, ठीक है, सीड कंट्रोल ऑर्डर, सीड कंट्रोल ऑर्डर 1961, और भी कुछ क्वेश्चन है। कुल मिला के 10 क्वेश्चन आप लोग कराए जाएंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट, उस वाले वीडियो को जरूर देखिएगा और इसको भी जरूर देखिएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।